वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ना चाहते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे, बहुत सारे मेल्स कि सर जीएसटी की क्लासेस को रिकॉर्ड कर दीजिए। तो आखिर मुझे लगा कि आपकी बात माननी ही चाहिए और स्टार्ट करते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात जब मैं डीटी की क्लासेस आपको दे रहा था तो मैंने कई बार आपको बताई हुई है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली खर्चे को बियर करता है, अपनी जेब से टैक्स सरकार को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाता है, आप अपनी जेब से पे नहीं करते हो, आप अगले पे बियर कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो और वो सरकार को टैक्स पे करता है। तो इस तरीके से समझो तो शायद आपको यह बात समझ में आएगी कि एक पर्सन है, मिस्टर ए, उसने इनकम को अर्न किया और उसने इस पे इनकम टैक्स सरकार के लिए पे किया, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। तो उसने डायरेक्टली सरकार के लिए पे किया, इसलिए इसको कहा जाता है इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स। लेकिन आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे जो आपका बिल का अमाउंट आता है, वो बिल का अमाउंट सपोज करते हैं 10,000 है। जीएसटी चार्ज किया गया एट द रेट ऑफ 18%, 1,800 रुपये। तो रेस्टोरेंट ओनर वाले को 1,800 रुपये पे करना था गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो खुद अपनी जेब से पे नहीं करेगा, वो इसका बर्डन ट्रांसफर कर देगा कस्टमर के लिए और वो उसको बिल बना के देगा 10,800 का। अब जो कस्टमर था उसने अपनी जेब से सरकार को पे किए, रेस्टोरेंट वाले को पे किए 10,800 रुपये। किसके पास आ गए? रेस्टोरेंट वाले के पास। 10,000 रुपये तो उसने अपनी जेब में रख लिए क्योंकि वो उसके लिए इनकम थी, और जो 800 रुपये था उसने पे कर दिया गवर्नमेंट के लिए। तो डायरेक्टली पे नहीं हुआ, इनडायरेक्टली पे हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। या तो ये बोलो कस्टमर ने पे किया लेकिन कस्टमर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, उसने इनडायरेक्टली दिया, रेस्टोरेंट ओनर के थ्रू उसने पे किया, इसलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि टैक्स पे करने की लायबिलिटी रेस्टोरेंट ओनर की थी, तो उसने अपनी लायबिलिटी को शिफ्ट कर दिया कस्टमर के ऊपर, अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया कस्टमर के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों तरीके से इस लैंग्वेज को आप बोल सकते हो। तो इसीलिए मैंने लिखा पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, डायरेक्टली बियर्स। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स। अब कौन पे कर रहा है? रेस्टोरेंट ओनर कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। जो टैक्स होता है किसी और पे शिफ्ट कर देते हो, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थोड़ा टैक्स डायरेक्टली ले लिया जाता है, थोड़ा इनडायरेक्टली ले लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा नेचर में प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आदमी अमीर होता चला जाएगा वैसे वैसे ज्यादा टैक्स पे करेगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने डीटी पढ़ा हुआ है या जिन्होंने डीटी की क्लासेस ली हुई हैं, तो उन्हें पता होगा कि उसमें स्लैब होता है कि जैसे एक लिमिट तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप टैक्स कम इनकम को कमाओगे तो थोड़ा रेट जैसे 5% हो जाएगा, फिर 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो 20% से पे करना पड़ेगा। तो एज यू बिकम रिचर यू आर लाइबल टू पे मोर टैक्स। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, जैसे जैसे अमीर हो रहे हो, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। जो ज्यादा पे करने के लिए एबल है वो ज्यादा पे करेंगे। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होता है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब हो गया उस रेस्टोरेंट के अंदर चाहे मुकेश अंबानी खाना खाने के लिए जाए, चाहे मैं खाना खाने के लिए जाऊं, या मुझसे कोई कम इनकम वाला पर्सन है वो खाने के लिए जाए, तो सभी के लिए जो रेट लगेगा वो सेम लगेगा। वैसे रेस्टोरेंट पे रेट 5% होता है, मैंने 18% इसलिए लिखा क्योंकि जो जनरल रेट होता है वो 18% होता है। रेस्टोरेंट पे स्पेशल रेट लगता है 5%, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। मैं अभी लॉजिक दे रहा हूं आपके लिए, असली रेट्स जो होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब उस रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी डिनर करने के लिए जाए, लंच करने के लिए जाए, शाहरुख खान जाते हैं, रतन टाटा साहब जाते हैं, कोई सब कुछ करते हैं, बहुत ही गरीब है वो जाता है, वो कहता है चलो लाइफ में पहली बार एनिवर्सरी है जाके खाना खाते हैं, तो वो सब सेम रेट से पे करेंगे, तो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किया जाता है।
इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किया जाता है इसलिए नेचर में रिग्रेसिव हो जाता है। रिग्रेसिव टैक्स नहीं है। देखो टैक्स के रेट होते हैं तीन तरीके के, एक प्रोग्रेसिव रेट होता है, एक यूनिफॉर्म रेट होता है, एक रिग्रेसिव रेट होता है। प्रोग्रेसिव रेट का मतलब होता है जैसे जैसे आप अमीर होगे आपको ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है गरीबों चाहे अमीरों वो सेम रेट से टैक्स पे करेगा। और रिग्रेसिव का मतलब होता है कि अमीर कम रेट से टैक्स पे करेगा, गरीब ज्यादा रेट से टैक्स पे करेगा। तो रिग्रेसिव रेट का मतलब हो गया कि अमीरों पे टैक्स का रेट कम होगा, गरीबों पे ज्यादा होगा। यूनिफॉर्म रेट का मतलब हो गया कि चाहे अमीरों चाहे गरीबों सेम रेट से चार्ज होगा। तो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होते हैं, रिग्रेसिव रेट नहीं है। अमीरों के लिए भी रेस्टोरेंट में सेम रेट लगेगा, गरीबों के लिए भी सेम रेट लगेगा। ये पेन कोई अमीर खरीदने के लिए जाए कोई गरीब खरीदने के लिए जाए सेम जीएसटी का रेट लगेगा, यूनिफॉर्म रेट है। लेकिन नेचर रिग्रेसिव हो जाती है। नेचर रिग्रेसिव हो जाती है इस बात का मतलब बेटा ये हो गया, अब इनकम के रेस्पेक्ट में देखो, एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, उसने 1,000 रुपए की एक चीज खरीदी, 18% जीएसटी है, उसने 180 रुपए टैक्स पे कर दिया। एक आदमी 10 लाख रुपए कमाता है, उसने 1,000 रुपए की सेम चीज परचेज करी और उसने भी 180 रुपए टैक्स पे किया। तो 1 लाख वाले की इनकम में से आपने 180 रुपए लिया और 10 लाख वाले की इनकम में से आपने 180 लिया। अब इनकम के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे तो गरीब ने जो अपनी इनकम का हिस्सा पे किया वो परसेंटेज की फॉर्म में ज्यादा दिया और अमीर ने जो अपनी इनकम का हिस्सा दिया वो परसेंटेज की फॉर्म में कम दिया। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रेट तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जब हम इनकम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो नेचर रिग्रेसिव हो जाती है। नेचर रिग्रेसिव का मतलब ये हो गया कि इनकम के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो अमीरों को कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, गरीबों को अपनी इनकम के परसेंटेज की फॉर्म में ज्यादा पे करना पड़ रहा है। रिग्रेसिव रेट तो डबल रिग्रेसिव हो जाएगा। रिग्रेसिव रेट का तो मतलब हो गया कि रेट भी अमीरों पे कम लगेगा गरीबों पे ज्यादा लगेगा, वो तो बहुत ही खतरनाक होती है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रिग्रेसिव रेट नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पे रिग्रेसिव रेट नहीं लिखा, रिग्रेसिव इन नेचर लिखा। मैं दोबारा इस बात को समझाना चाहूंगा आपके लिए। 1,000 रुपए का एक आइटम परचेज किया गया और सपोज करते हैं नॉट वेरी रिच, मिस्टर ए इज नॉट वेरी रिच। जीएसटी अल्टीमेटली पे करना पड़ा 180 रुपए 18% के रेट से। सेम आइटम मिस्टर बी खरीदने जाता है, ए की जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए की है और बी की जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख रुपए की है। इसने भी सेम आइटम परचेज किया 1000, जीएसटी 180। तो आप कहोगे सर कहां रिग्रेसिव नेचर का हुआ, दोनों 180 पे कर रहे हैं। जिसने 1 लाख रुपए कमाई उसने सेम चीज को एंजॉय करने के लिए 180 पे करे, जिसने 10 लाख रुपए कमाई उसने सेम चीज को एंजॉय करने के लिए 180। तो 180 रुपए 1 लाख का कितने परसेंट है और 180 10 लाख का कितना परसेंटेज है निकाल लो। तो इसने ज्यादा परसेंट से टैक्स पे किया, इसने कम परसेंटेज से टैक्स पे किया। इनकम के रेस्पेक्ट में आपको देखोगे तो समझ में आएगी रिग्रेसिव नेचर का होता है। तो एक तरीके से देखा जाए इसके लिए ये कोशिश करनी चाहिए, आप पढ़ लिख के खूब नॉलेजेबल बनो और सरकार को आप सुझाव दो कि रिग्रेसिव नेचर किस तरीके से हटनी चाहिए। ये बात गलत होती है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में कि अमीर लोग और गरीब लोग रिग्रेसिव टैक्स की उसमें आते हैं। अमीर लोग अपनी इनकम का भी उतना हिस्सा पे कर रहा है जितना गरीब हिस्सा पे कर रहा है, तो परसेंटेज की फॉर्म में तो गरीब ज्यादा पे कर रहा है। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात कर लें कि कौन से डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इनकम टैक्स ही होता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप डायरेक्टली सरकार के लिए पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जीएसटी आने से पहले जो बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे उसमें से कुछ अभी भी हैं, लेकिन मेजरली जीएसटी के अंदर सब्स्यूम हो चुके हैं, समाहित हो चुके हैं। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे आपको पे करना पड़ता था, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स को सेल किया जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी तो सर्विस टैक्स, अगर एक ही राज्य के अंदर सेल शुरू होकर सेल खत्म हो जाती है सेम स्टेट के अंदर तो लोकल सेल्स टैक्स जिसको वैट कहा जाता था। ये मेन एग्जाम्पल थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जीएसटी के आने से पहले। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जैसे कि सपोज करते हैं एक आइटम एक्स मैन्युफैक्चर किया गया, 10,000 रुपीज है, इसके अंदर सब कुछ प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड है। अब जब ये मैन्युफैक्चरर
जो सबसे पहले खरीदने आया, सपोज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बेचा गया, तो इसने यहां लगाई एक्साइज ड्यूटी। जिस समय एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी उस समय यहां लगती थी एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगा करता था। अगर हम रेट 10% मान लें, अज्यूम कर लें, तो कितने की थी? 10 लाख रुपए का आइटम बेचा गया, 10% के रेट से 1 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी ली गई। अब जिसके लिए बेची गई उसने क्या कर दिया, अपने लिए मान ली परचेज कॉस्ट 11 लाख रुपए, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट डिसाइड किया उसने आगे बेच दिया होलसेलर के लिए, उसने जितने का खरीदा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, और इस तरीके से करते करते वो चीज अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच गई, जिसने उस चीज को फाइनली यूज किया। तो अब बताओ फाइनली टैक्स किसने पे किया? कंज्यूमर ने पे किया, बट उसने डायरेक्टली नहीं पे किया, उसने इनडायरेक्टली पे किया। उसने रिटेलर को पे किया, रिटेलर पे कर चुका था डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर चुका था, डिस्ट्रीब्यूटर पे कर चुका था मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने सरकार को पे कर दिया था। या इस तरीके से कोई लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर की थी, उसने अपनी लायबिलिटी किस पे शिफ्ट कर दी? डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट कर दी। उससे फिर आगे कहां शिफ्ट हो गई? होलसेलर पे। उससे आगे कहां शिफ्ट हो गई? रिटेलर पे। और फाइनली बर्डन किसके ऊपर जाके फॉल किया? कंज्यूमर। और कंज्यूमर पे ही पड़ना चाहिए। जो भी गुड्स या सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है, ही इज लायबल टू पे द टैक्स फाइनली। बर्डन तो उसी पे जाके फाइनली फॉल करना चाहिए। तो जितने भी टैक्सेस मैंने यहां पे लिखे, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। तो ये टैक्सेस जो थे ये लगाए जाते थे डिफरेंट इवेंट्स पे। जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो कस्टम ड्यूटी लगती थी, गुड्स की सेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक राज्य से दूसरे राज्य में होती थी तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था, सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती थी तो सर्विस टैक्स लगा करता था, गुड्स एक ही स्टेट के अंदर सेल हुआ करती थी, मतलब बायर और सेलर विद इन सेम स्टेट, तो लोकल सेल्स टैक्स लगा करता था, जिसको वैट भी कहा जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, ये इस क्लास में डिसाइड करेंगे कि जीएसटी आखिर सरकार को लगाना क्यों पड़ा, इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, पुराने सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी थी, और जीएसटी आने के बाद क्या फायदा कस्टमर को होगा, और किस तरीके से सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया। ये सब बातें हमें यहां पे पढ़नी है। तो इसको मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बात छोटी सी मैं आपको और बता देता हूं, और वो बात भी आपको जाननी चाहिए। कौन सा टैक्स किस सरकार के पास जाएगा ये पहले से डिसाइडेड है। हमारा फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो हर राज्य के अंदर होती है। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपके लिए, जिनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। यूनियन टेरिटरीज भी दो तरीके की होती हैं, विद असेंबली और विदाउट असेंबली। कहीं पे असेंबली होती है, जैसे दिल्ली के अंदर असेंबली है, और कुछ ऐसी भी यूटीज होती हैं जहां असेंबली नहीं होती हैं, वहां पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो इन तरीके से स्टेट्स को बनाया गया है, हर स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है। तो अब राज्य भी चलाना है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है, देश चलाना है, उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कौन सा टैक्स किसके पास जाए, लड़ाई होगी फिर तो अगर सारा का सारा टैक्स सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और कहती है हम एलोकेट करेंगे आप लोगों के लिए, तो हो सकता है किसी को ज्यादा एलोकेशन हो जाए, किसी को कम एलोकेशन हो जाए। जहां सेंट्रल में जिसकी सरकार है, अगर उसी स्टेट में उसी पार्टी की सरकार है, तो हो सकता है ज्यादा फेवर कर दिया जाए। सेंट्रल में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वो एलिगेशंस लगाएंगे कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। एलोकेशंस पावर का है। टैक्सेस के अलावा भी किस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है और किस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, यह भी डिसाइडेड है। 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। वो सारे मैटर्स जिसपे लॉ बनाने की पावर, लेजिस्लेशन लाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो यूनियन लिस्ट में दे रखी हैं। फिर चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज और से रिलेटेड हो। स्टेट गवर्नमेंट जिस जिस मैटर पर लेजिस्लेशन बना सकती है अपनी असेंबली के थ्रू, वो सारे के सारे मैटर्स स्टेट लिस्ट में दे रखी हैं, फिर चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, फिर चाहे नॉन फाइनेंस से रिलेटेड हो।
कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है, दोनों के पास पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ ला सकती है। तो इस तरीके से आपके लिए 3 बनाई गई, लेकिन हमें सारे मैटर्स से मतलब नहीं है, हमें तो टैक्स के मैटर्स से मतलब है। टैक्स के रिस्पेक्ट में एक्ट कौन बना सकता है, हमें यह देखना था। तो यूनियन लिस्ट जो है, उस यूनियन लिस्ट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो एंट्री 82 में इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। इसलिए चाहे मैं दिल्ली में खड़े होकर इनकम टैक्स को टीच करूं, चाहे राजस्थान में टीच करूं, चाहे गुजरात में टीच करूं, चाहे उड़ीसा में टीच करूं, चाहे गोवा में टीच करूं, मैं कहीं भी पूरे इंडिया में टीच करूं, प्रोविजन सेम रहेंगे। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेवी एंड कलेक्शन की। तो कस्टम एक्ट जो पास किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, कस्टम एक्ट। और सारा का सारा जो कस्टम ड्यूटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। इसी के बाद एक्साइज ड्यूटी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी के आगे लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के इवेंट पे लगती है कि जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाएगी तो उस पे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सारी की सारी एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। किसको छोड़कर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी से आने की पहले की बातें बता रहा हूं मैं, जीएसटी को भी डिस्कस करेंगे। ओपीएम और अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड द नार्कोटिक्स, केवल इन 3-4 चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी। इसके अलावा अब ये पेन जब मैन्युफैक्चर किया गया होगा इंडिया में, अगर ये मोबाइल मैन्युफैक्चर किया गया है, जिस लैपटॉप में आपको पे टीच कर रहा हूं, जिस पोडियम पे टीच कर रहा हूं, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके घर में जो लैपटॉप आप देख रहे हो, जो टीवी आपके घर में रखा हुआ है, जब भी इनको इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर किया गया था तो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई होगी। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर मैन्युफैक्चर किया गया था तो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स, जब भी गुड्स का सेल होगी तो 2 हो गई, सेंट्रल और स्टेट। इनकम के आगे सेंट्रल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जाता ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कस्टम से पहले सेंट्रल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जाता ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी के आगे सेंट्रल लगाना पड़ेगा, तो 3 आइटम की एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी। इसी तरीके से जब गुड्स को सेल किया जाता है, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है तो लगता था सीएसटी, और वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन बायर और सेलर अगर एक ही स्टेट का है तो टैक्स जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको कहा जाता था स्टेट सेल्स टैक्स, या इसको वैट भी कहा जाता था। सर्विस टैक्स एक एंट्री 97 रेजिडुअल एंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रोविजन है, अगर कोई नया मैटर जो तीनों लिस्ट में कहीं नहीं दे रखा है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है 97 रेजिडुअल एंट्री। वो किसी नए मैटर पे लेजिस्लेशन पास कर सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है उस पर लॉ लाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। 97 को हम कहते हैं जो ब्लैंक एंट्री है, लेकिन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 97 दे रखी है यूनियन लिस्ट के अंदर, इसको खाली छोड़ दिया गया। 1994 में इस एंट्री के आगे लिख दिया गया सर्विस टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर बन गई कि इंडिया में सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। देखो सर्विस टैक्स से पहले सेंट्रल नहीं लगाया, क्योंकि ये जाता ही हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 1994 से पहले इंडिया में सर्विस टैक्स नहीं हुआ करता था, 1994 में लेके आया था। अब जीएसटी के आने के बाद तो दोबारा भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर चला गया। ये पोजीशन में जीएसटी के आने से पहले आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास 3-4 चीजों की एक्साइज ड्यूटी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम एंड द नार्कोटिक्स। और अगर सेम राज्य में सेल होती है, दिल्ली के सेलर ने दिल्ली के बायर को गुड्स के लिए सेल किया, तो जो भी टैक्स लगेगा वैट के नाम से, वो इस समय जो केजरीवाल की सरकार चल रही है उनके पास जाएगा।
अगर यूपी में लखनऊ में किसी ने गुड्स के लिए सेल किया और वाराणसी के किसी बायर ने सेल परचेज किया तो सेम राज्य के अंदर सेल कॉन्क्लूड हो गई, योगी सरकार के पास टैक्स जाएगा। उस टैक्स को कहते हैं लोकल सेल्स टैक्स, या उसको कहा जाता है वैट। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो तरीके के टैक्सेस होते हैं जो सरकार को चाहिए होते हैं देश चलाने के लिए। फिर का देश दो लेवल पे चलता है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। रेलवे जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रेलवे स्टेट के पास नहीं है। जैसे कि डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, डिफेंस स्टेट के पास नहीं है। तो पावर्स का एलोकेशन भी है, फिर उनको चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो फाइनेंस का भी एलोकेशन कर दिया गया कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आती है तो मैं आगे चल के तुम्हें कुछ और मजेदार बात बताने की कोशिश करता हूं। अब आप इन सारे टैक्सेस को केवल टैक्स मानो या इनको मानो वैट। आप वैट का मतलब अभी सेल्स टैक्स मत समझना, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब सपोज करते हैं, पहला ले लेते हैं इंट्रा स्टेट सेल, एक एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रा स्टेट सेल। एक राज्य के बायर ने एक राज्य के सेलर से गुड्स को खरीदा, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं लोकल सेल्स टैक्स, और जिसको अब बुलाया जाता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जितनी बार भी गुड्स की सेल होगी उतनी बार आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले मैं वैट की जगह लिखता हूं लोकल सेल्स टैक्स और 10% के रेट से लगा। अगर वैट नहीं होता तो क्या पोजीशन होती? मैं बात कर रहा हूं इस वाले टैक्स की, जो कि स्टेट सेल्स टैक्स, इसकी बात मैं कर रहा हूं। एक राज्य से सेल शुरू होकर उसी राज्य में खत्म हो जाती है और रेट दे रखा है 10%। अब सपोज करते हैं एक तो था मैन्युफैक्चरर, इसने गुड्स के लिए सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इसने गुड्स के लिए सेल किया होलसेलर के लिए, इसने गुड्स के लिए सेल किया रिटेलर के लिए, और फिर फाइनली गुड्स किसके पास पहुंच गई? कंज्यूमर के पास। जो आइटम मैं यहां दे रहा हूं, जितने भी फिगर्स देखो, मैंने यहां एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाई होंगी। सेम फिगर्स में लेकर समझाऊंगा तो आपके पास भी नोट्स में रहेगा। इसने 100 रुपीज की एक चीज मैन्युफैक्चर करी, सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद। अब जब ये बिकेगी तो इस पे वो लगाएगा सेल्स टैक्स। हमने रेट अज्यूम किया 10% के रेट से, तो 10 रुपए सेल्स टैक्स लगाएगा। इसने ये गुड्स बेच दी 110 रुपए की, और टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट होगा क्योंकि इस पे स्टेट लिस्ट वाला आइटम है, और 10 रुपए सरकार को पे कर दिए। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि मुझे तो चीज 110 रुपए की मिली, 100 रुपए मैंने एक दिए और 10 रुपए मैंने एक दिए, ये 10 रुपए मैं आगे पास कर दूंगा। उसने अपने लिए 110 मांगा। उससे पूछा गया कि आप प्रॉफिट कितना कमाते हो? उसने कहा जो भी मेरे लिए परचेज प्राइस होता है उसका 100% में प्रॉफिट अर्न करता हूं, 110 रुपए प्रॉफिट ऐड करूंगा, मेरा रूल है कि मैं 100। अब इसके ऊपर ये दोबारा से लगाएगा सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10% और 22 रुपीज लगाया। अब दोबारा सेल हो रही है और हर बार सेल पे लगना चाहिए। इसने होलसेलर को चीज बेची 242 रुपीज की, और सरकार को टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट 22 रुपीज। होलसेलर ने कहा कि मैंने तो चीज 242 रुपीज की परचेज करी है 242 की, क्योंकि मैंने 22 रुपए पे करे हैं, मैं अपनी जेब से क्यों बियर करूंगा, मैं खर्चा मान लेता हूं, मैं आगे वाले को पास कर देता हूं। हमने पूछा भाई साहब आप प्रॉफिट कितना कमाते हो? उसने कहा प्रॉफिट मैं कमाता हूं एट द रेट ऑफ 20%, 48। हालांकि 48 से थोड़ा ज्यादा आएगा, राउंड ऑफ करने के लिए हम 48 मान लेते हैं, 290 रुपए। अब अगली सेल हो रही है, जब भी सेल होगी तब टैक्स लगना चाहिए। इसने सेल्स टैक्स लगाया एट द रेट ऑफ 10%, 29, और 319 रुपए की रिटेलर को बेच दी, और टैक्स सरकार को कितना पे कर दिया?
29। रिटेलर ने कहा मैं तो चीज 119 रुपए की खरीद के लाया, 29 रुपए मैंने टैक्स किए, मैं अपनी जेब से क्यों पे करूंगा, मैं तो अपना खर्चा मान लेता हूं और आगे मैं पास कर दूंगा। अब इससे पूछा गया प्रॉफिट कितना कमाते हो, उसने कहा भाई साहब मैं जितने की भी खरीदता हूं उसका 100% प्रॉफिट कमाता हूं, तो 319 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया, 638। अब इसने फिर बेचा, सरकार कहती है गुड्स की फिर सेल हो रही है तो फिर आपको सर्विस सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा 64। हालांकि 64 से थोड़ा कम होगा, लेकिन राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, और 702 रुपए के लिए कंज्यूमर को चीज पड़ी और टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना हो गया, सरकार के 64 रुपीज सरकार को टैक्स पे कर दिया गया। तो टोटल टैक्स सरकार के पास कितना गया, 10 रुपीज प्लस 22 प्लस 29 प्लस 64। इसको यहीं से देख लेते हैं कितना निकल के आएगा, 125 रुपए। अब इसमें आपको कमी नजर आई, इसके अंदर कमी क्या है, 702 रुपए में 125 रुपए टैक्स सरकार के पास गया। अब इसके अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स हर तरफ से बरस रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है। ये जो 10 रुपए थे जो सरकार के पास गए, अब इसको इसके अंदर ऐड कर दिया गया 110 के अंदर। अब जो आपने टैक्स पे अगली स्टेज पे लगाया, जो पिछले स्टेज पे टैक्स लगा था उसके ऊपर दोबारा टैक्स लग गया। अब आपने 22 रुपए ये टैक्स पे कर दिया, अब ये 22 रुपए अगली बार 242 के अंदर इंक्लूड है, तो अब की बार जब टैक्स लगाया गया तो 22 रुपए पे अब दोबारा टैक्स लग गया। मतलब 10 रुपए भी बार बार टैक्सेबल हो रहे हैं, 22 रुपए भी बार बार टैक्सेबल हो रहे हैं। पिछले स्टेज पे जो टैक्स लगा वो जब गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया, तो अगली बार जब टैक्स लगाया गया, जो पहले स्टेज पे टैक्स लगा था उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो मल्टीपल टैक्सेशन, एक बार टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर दोबारा टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर दोबारा टैक्स लगा, और सरकार के पास इस तरीके से 702 रुपए की चीज पे 125 रुपए टैक्स पहुंचता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब मैं आपको वैल्यू एडिड समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी इसमें गलती क्या थी। तो हम शुरू करते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, तो आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब सरकार ने कहा कि ऐसा है कि अब हम इसको चेंज करेंगे, अब एलएसटी का नाम होगा वैल्यू एडिड टैक्स, और इसका जो फीचर होगा वो भी वैल्यू एडिड टैक्स वाला हो जाएगा। इसको भी मान लेते हैं 10%। अब पुराने एलएसटी को रिप्लेस कर दिया वैट ने। ये सब जीएसटी से पहले की बातें मैं बता रहा हूं, मैं वैल्यू एडिशन का मतलब आपको बता रहा हूं। अब सेम कहानी लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर, यहां पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पे लिखा होलसेलर, यहां पे लिखा रिटेलर, और यहां पे लिखा कंज्यूमर। 100 रुपीज की चीज मैन्युफैक्चर करी, सब कुछ वगैरह खर्चा वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। अब यहां पे जो टैक्स लगाएगा सेल्स टैक्स, वो वैट के नाम से लगाएगा 10%, 10 रुपीज। और यहां मैंने लिखा टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, और कितना सरकार को पे कर दिया, 10। अब यहां से असली कहानी तो शुरू ही यहां से होती है। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि 110 रुपए की चीज मैं खरीद के लेके आया। सरकार ने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना, आप तो चीज 100 रुपए की खरीद के लेके आए। वो कहता लेकिन सर मैंने तो 110 रुपए पे करे हैं, देखो ऊपर मैंने 110 की है। बोले यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, तुम ये मानो कि तुमने चीज 100 रुपए की खरीदी थी, और अगर तुमने 100 रुपए की खरीदी थी उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगाओ, बताओ तुम प्रॉफिट कितना कमाते हो। उसने कहा जितने का भी मैं खरीदता हूं उसका 100% प्रॉफिट में लगा देता हूं, तो 100 रुपए प्रॉफिट। देखो यहां पे भी मैंने 100 माना, यहां पे भी 100। अब रो तो बहुत रहा ही है कि सर मैं 10 रुपए दे के आया, मेरा प्रॉफिट तो 10 रुपए से कम हो जाएगा। सरकार ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो यार, मेरी बात तो मानो। उसने कहा चलो सर आप माई बाप आपकी बात मान लेते हैं। उसने कहा अब वैट लगाओ। उसने आंखों में आंसू लेते हुए वैट लगाया, 20 रुपए। अब सरकार के पास पहुंचा, 20 रुपए देने, और रो रहा था क्योंकि इसका प्रॉफिट तो 10 रुपए से कम हो गया। सरकार ने कहा यार मुस्कुरा दो थोड़ा सा, रो क्यों रहे हो।
तुम 20 रुपए अगर हमें लेके आए, जो 10 रुपए तुमने ऑलरेडी 100 रुपए पे दे दिए थे वो हम तुम्हें वापस कर देंगे। हम तुमसे 20 में केवल 10 रुपए लेंगे, 10 रुपए तुम अपनी जेब में रख लो, क्योंकि 100 रुपए पे तो हमारे पास टैक्स आ चुका है। अब हमारे पास जो टैक्स आना चाहिए वो उस वाले 100 रुपए पे दोबारा नहीं आना चाहिए हमारे पास टैक्स। तो आप ऐसा करो कि आप जो 20 रुपए लेके आए उसमें से 100, आपने 10 रुपए अपनी जेब से पे कर दिया था। अब आपने होलसेलर से 200 रुपए पे ले लिया, बिल्कुल ठीक, 200 रुपए पे लेना चाहिए। आप इसमें से 100 रुपए पे अपनी जेब से पे कर चुके हो, वो आप वापस ले लो और हमें केवल 10 रुपए पे कर दो। तो सरकार के पास अभी तक देखो 20 रुपए पहुंच गया, 10, और चीज कितने की हो चुकी है अभी तक? 200 रुपीज की। 200 का 10% 20। बात समझने की कोशिश करो, अगले स्टेज पे और ज्यादा समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूं। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो वैल्यू एडिशन किया वो किया 100 रुपए का। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है खरीदा और बेचा, उसके बीच में आपने कितना ऐड कर दिया। मैं क्योंकि यहां पे प्रॉफिट मार्जिन ही दिखा रहा हूं, वो कुछ खर्चे भी ऐड कर सकता था, तो जो भी आपने ऐड किया, तो देखो 100% का 10% कितना हो गया? 10। वैल्यू एडिशन पे सरकार ने टैक्स लिया। चलो थोड़ा और समझाता हूं मैं डिटेल में। होलसेलर ने क्या किया, यहां लिखे 220। सरकार ने कहा क्या कर रहे हो यार तुम ये? बोला सर 200 रुपए मैंने दिए और 20 रुपए मैंने वैट के दिए। बोले यार तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, 220 नहीं दिए तुमने, तुमने केवल 200 रुपए दिए। बोला सर मेरी जेब से 220 गए हैं। सरकार ने कहा भाई थोड़ी देर शांति रख लो, ठंड रख लो थोड़ी देर के लिए, हमारी बात सुन लो। अच्छा ये बताओ प्रॉफिट कितना लेते हो? उसने कहा सर प्रॉफिट मार्जिन मेरा 20% रहता है, मैं पैरेलल एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं तो 20% यहां लिया तो यहां 40 रुपए। सर मैं 240 रुपए की बेचूंगा। सरकार ने कहा इस पर वैट चार्ज करो। हम एग्जाम्पल में 10% मान रहे हैं तो 24 वैट लगा। अब ये रोते ही आंखों से सरकार के पास पहुंचा। इसने कहा सर आपने मेरा प्रॉफिट देखो कम करवा दिया, मैंने 40 रुपए कमाए लेकिन मैं अपनी जेब से तो 20 रुपए पे करके आ चुका हूं। सरकार ने कहा 24 रुपए तुमने और 20 रुपए तुम अपनी जेब से पहले पे कर चुके हो, 20 रुपए वापस ले जाओ, तो हमें केवल 4 रुपए पे कर दो। तो 24 रुपए में उसको 20 रुपए वापस कर दिए गए, उससे केवल लिया गया 4 रुपए। अब उसने कितना वैल्यू एडिशन किया था? उसने किया था 40 रुपए, और 40 रुपए का 10% कितना होता है? 4 रुपए। इसलिए वैल्यू एडिशन टैक्स कहा गया इसके लिए। दोबारा सुनो, सरकार ने कहा तुम 200 रुपए पे तो टैक्स हमें पे कर चुके थे, अब 200 रुपए पे तो टैक्स हमें दोबारा नहीं चाहिए। अब अगली बार जब तुम बेच रहे हो तो 40 रुपए गुड्स की वैल्यू बढ़ा के बेच रहे हो, तो हमें 40 रुपए पे चाहिए। अल्टीमेटली बर्डन तो कंज्यूमर वियर करेगा। तुमने 240 रुपए पे रिटेलर से ले लिया, लेकिन उसमें से 200 रुपए पे तुम हमें दे चुके हो, तो 200 रुपए वाला अपने पास रख लो, हमें केवल 4 रुपए दे दो। तो सरकार के पास अभी तक 24 रुपए पहुंच चुके हैं पूरे। 10 10 20 और 4 24, और चीज कितने की बिकी है? 240 का 10% कितना हो गया? 24 रुपए। जितने की चीज कंज्यूमर के हाथ में पहुंचे, जीरो से लेके उतने पैसे तक की चीज कंज्यूमर के पास पहुंची, तो उसका 10% ही तो उसको अल्टीमेटली पे करना चाहिए। अगले एग्जाम्पल में और ज्यादा समझ में आएगा। रिटेलर ने कहा सर जी मैं चीज खरीद के लेके आया 240 प्लस 24 264 की। सरकार ने कहा इन्हें भी समझाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब अब वैट आ गया है, अब पुराना वाला टैक्स वगैरह भूल जाओ, चीज आपने 240 की खरीदी। बोला नहीं सर 24 मैंने पे किए टैक्सेस के, मैं तो आगे कस्टमर को पास करूंगा। वो कहता भाई साहब रुक तो जाओ, आप ये बताओ आप प्रॉफिट कितना कमाते हो? उसने कहा 100% से प्रॉफिट कमाता हूं, 240 रुपए प्रॉफिट, 480। अब उससे कहा गया वेट लगाओ, उसने 10% से वेट लगाया और वो लगाया 48। अब आंखों में आंसू लिए, ये भी पहुंचा सरकार के पास, दिल्ली में पहुंचा केजरीवाल के पास। बोला सर आप लोग ना ठग लेते हो किसी भी इंसान को, 48 रुपए और मैं अपनी जेब से 24 रुपए पे किया, मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया। केजरीवाल ने कहा भाई 48 रुपए तुम लेके आए, लेकिन तुम 240 पे तो अपनी जेब से 24 रुपए पहले पे कर चुकी हो ना, 24 रुपए तुम वापस ले जाओ। अब उसकी सर मुझे वापस मिल जाएंगे 24 रुपए। उसने कहा भाई तुम 240 पे अपनी जेब से पे कर चुके हो, तो वो टैक्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ना, उस पर हम दोबारा टैक्स क्यों लेंगे? हम तो केवल अब तुमने जो ऐड किया होगा, और तुमने कितनी वैल्यू ऐड करी है? 240, इस पे हमें टैक्स चाहिए। और देखो कितना बचेगा? 24 रुपए। 240 का 10%, 24 रुपए। अब सरकार पे अभी तक कितना टैक्स पहुंच गया? 48 रुपए। कंज्यूमर को कितने की चीज पड़ी? 480 प्लस 48।
₹48 इसने वैट पे किया। देखो 10 रुपए यहां गए। इसने, सरकार ने क्या किया, ₹100 दे दो, आगे वाले से लोगे तो वापस कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटर से क्या मिला, तुम अभी हमें दे दो 200 पे, आगे वाले से लोगे वापस कर लेना। आगे वाला लाओ, पीछे वाला वापस ले जाओ। 480 का 10% ₹48। टोटल वैट सरकार के पास कितना गया अल्टीमेटली, ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹4 प्लस ₹24, 48। कंज्यूमर को अपनी जेब से कितना पे करना पड़ा, 480 का 10% ₹48। तो जो चीज यहां पे ₹702 की पड़ रही थी मल्टीपल टैक्सेशन के बाद, पहले स्टेज पे जो टैक्स लग गया वो टैक्स उसकी कॉस्ट में ऐड हो गया, तो अगली बार फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगा। तो जो चीज एक बार टैक्स हो गई उसके बाद उस टैक्स पे फिर दोबारा टैक्स लग रहा है। यहां पे पीछे वाले टैक्स सरकार कह रही है हम वापस कर देंगे, इसलिए उसने गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं किया। गुड्स की कॉस्ट में ऐड करने से क्या फायदा हुआ कि पीछे वाले टैक्स अब दोबारा टैक्सेबल नहीं हो रहा है, सरकार उस टैक्स को उस आदमी के लिए वापस कर देती है। तो है तो अभी भी सेल्स टैक्स, लेकिन सेल्स टैक्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो अप्लाई केवल वैल्यू एडिशन पे किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू एडिशन हो गया ₹100। उसने जीरो से क्या चीज बना दी, ₹100 की चीज बना दी, उसके लिए वैल्यू एडिशन कितना हो गया, ₹100। उसने ₹100 पे दे दिया ₹10। तो इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स। तो वैल्यू एडिशन टैक्स एक्चुअली में कहा तो सेल्स टैक्स को ही जाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि वैल्यू एडिशन टैक्स टैक्स का नाम नहीं है। वैल्यू एडिशन टैक्स तो टैक्स को लेवी करने का और कलेक्ट करने का एक तरीका है जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट को छोड़ता है, खत्म करता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल टैक्सेशन को खत्म कर देता है, और सरकार के लिए जो कलेक्शन होता है वो हर स्टेज पे केवल वैल्यू एडिशन पे होता है। वैट सिस्टम के लिए कहा जाता है। तो मैं तो क्या कहता हूं, कोई भी टैक्स अगर वैल्यू एडिशन पे लिया जाएगा तो वो वैल्यू एडिड टैक्स हो गया। इसीलिए क्योंकि सेल्स टैक्स जो था जिसको हम कहते थे सेम राज्य के अंदर, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन पे लगने लगा तो एलएसटी को लोग बोलने ही क्या लगे, वैल्यू एडिड टैक्स। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि वैल्यू एडिशन तो कोई सा भी टैक्स हो सकता है जो अगली वाली वैल्यू पे लगेगा। तो इससे क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ। इस वर्ड को समझ लो कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए। कैस्केडिंग का मतलब होता है मल्टीपल टैक्सेशन, एक के बाद दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, बारिश ही टैक्स की हो जाए, उसको खत्म किया वैट ने। तो जीएसटी को, सॉरी, वैट को इंट्रोड्यूस किया गया था एलएसटी की जगह, लोकल सेल्स टैक्स की जगह। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूंगा, तब आप ज्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि बेसिक्स चल रहा है। मैं पहले ये बता रहा हूं जीएसटी की नीड क्यों पड़ी। तो नीड के लिए पहले पुराने सिस्टम में डेफिशिएंसी क्या थी मुझे ये बतानी पड़ेगा आपके लिए। इसके लिए मुझे ये सारी रूपरेखा आपको टीच करनी पड़ रही है। अब सपोज करते हैं जो सर्विस टैक्स था वो भी वैल्यू एडेड टैक्स था। ए ने बी को सर्विसेज दी, बी ने सी को सर्विसेज दी, सी ने डी को सर्विसेज दी। सेम सिस्टम हुआ करता था। ए ने बी को सर्विस दी ₹1000 की। अगर हम रेट 10% अज्यूम कर लें, रेट तो डिफरेंट था कैलकुलेशन के पर्पज से, तो सर्विस टैक्स कितना लग गया, ₹100। अब ये यहां पर नहीं लिखा करता था 1100, केवल ₹1000 लिखा करता था। इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन यहां पे वैल्यू एडिशन किया, हम प्रॉफिट मान लेते हैं, सपोज करते हैं ₹500 का, तो अब ₹1500। अब इस पे इसने सर्विस टैक्स चार्ज किया, अब करेगा ₹150। और जब सरकार के पास ₹150 लेके जाएगा, सरकार कहेगी देखो इस 1500 में ₹1000 भी इंक्लूड हैं जिसपे हमारे पास टैक्स आ चुका है, बी ने अपनी जेब से पे कर रखा है, हम बी को वापस कर देंगे, और बी को केवल ₹500 पे वैल्यू एडिशन पे करना पड़ेगा 50। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यही था, एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी यही था, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। अब सपोज करते हैं ये मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर बी, ये मैन्युफैक्चरर सी। इसने एक आइटम मैन्युफैक्चर किया ₹1000 का, हाँ जी, और एक्साइज ड्यूटी का रेट हम मान लेते हैं 10%। इसने एक्साइज ड्यूटी यहां लगा ली ₹100 की। अब ये चीज, इसके जो चीज मैन्युफैक्चर करता है उसके काम में आएगी, उसने ये वाली चीज खरीदी, हम सॉरी, ₹1000 यहां लिखेगा।
अब इसने फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह करी और 700 रुपए और ऐड कर दिए अपना प्रॉफिट वगैरह। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप हर चीज को खुद मैन्युफैक्चर करते हो। एक कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है तो सपोज करते हैं कार मैन्युफैक्चर करने के लिए सीट की रिक्वायरमेंट भी होती है, सीट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सीट उसने कहीं से बनी बनाई खरीद ली। अब जिसने सीट मैन्युफैक्चर करी थी उसने सीट जब बेची होगी तो सरकार को क्या पे किया होगा, एक्साइज ड्यूटी पे करी होगी। अब कार मैन्युफैक्चर ने अपने कार के अंदर सीट लगा दी तो कार की वैल्यू के अंदर सीट की वैल्यू भी तो इंक्लूड होगा ही। तो जो 1000 रुपए थे उसके अंदर अब उसने जो अपनी और चीजें लगाई वो 700 रुपए की लगाई, अब 1700 रुपए की बेच रहा है नई चीज को बना के। इस पे इसने एक्साइज ड्यूटी लगाई 170 रुपए। तो जब सरकार के पास 170 रुपए लेके जाएगा, सरकार कहेगी क्योंकि 1000 रुपए पे हमारे पास ड्यूटी आ चुकी है, तुम अपने 100 रुपए वापस ले जाओ, तुमने यहां पे 100 रुपए पे किए थे, तुम्हारा वैल्यू एडिशन 70 रुपए का है, तुम केवल हमें 70 रुपए पे कर दो। तो मैन्युफैक्चरर भी कई लेवल पे होते हैं। ऐसा नहीं है पहले एक चीज किसी ने बनाई वो अगले वाले को दे दी, उसने उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग करी, अब कोई एक नई चीज बनी उसने आगे वाले को दे दी, उसने फाइनल आइटम में लगा के नई चीज को मैन्युफैक्चर किया। तो अब एक्साइज ड्यूटी तो हर स्टेज पे लग रही है, तो पिछले स्टेज पे जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे करी थी वो आपको वापस कर दी जाएगी। अगर ये 100 रुपए उसको वापस नहीं होते तो मालूम है मैन्युफैक्चरर बी क्या करता, वो ये मानता कि मैंने चीज जो खरीदी वो 1000 रुपए की नहीं खरीदी, मैंने 1100 रुपए की खरीदी, और जब उसके ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी लगाता तो डबल टैक्सेशन हो जाता और टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता। तो सर इस तरीके से देखा जाए जो सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी है सर, ये दोनों सर ये भी वैल्यू एडिशन टैक्स है। हाँ ये भी वैल्यू एडिशन है, इसलिए इनको कहा जाता था सैन वेट। सैन बना सेंट्रल से और वेट का मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स, तो ये थे सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। मेरी बात को अगर समझ रहे हो तो लॉजिक बहुत क्लियर होगा। अगर जीएसटी आप पढ़ते रहे मुझसे, देखो अपनी तारीफ कभी खुद नहीं करनी चाहिए, मेरा हमेशा से मानना है। आप लोग बोलो, बच्चे कभी कभी मैसेज भेजते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आया, कंसेप्ट समझ में आया, तब खुशी ज्यादा मिलती है। लेकिन एक बात का मैं एश्योरेंस आपको देना चाहूंगा कि अगर आप जीएसटी सिंसियरली पढ़ते रहे तो मैं लॉजिक दे दूंगा जीएसटी के पीछे कहानी क्या होती है। वैल्यू एडिशन टैक्स जो होता है वो एक्चुअली एक टैक्स का सिस्टम होता है जो हर बार जो वैल्यू एडिशन होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो सेल्स टैक्स भी वैल्यू एडिशन था, सर्विस टैक्स भी वैल्यू एडिशन था और एक्साइज ड्यूटी भी वैल्यू एडिशन था। इस वेट को कह दो स्टेट वेट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जा रही है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसको कह दो सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, इसको शॉर्ट में बोल दो सैन वेट। क्या बात समझ में आई आपके लिए? और एक आखिरी बात, तब आपको और मजा आएगा, इन दोनों का आपस में भी एक दूसरे के थ्रू इनपुट का बेनिफिट मिल जाता था। मतलब क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक आइटम परचेज किया। अब जब उसने आइटम परचेज किया जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो आया और ट्रांसपोर्टर को उसने पे किया सर्विस टैक्स। एक आइटम ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसने मंगाया, ट्रांसपोर्टर को उसने 10,000 रुपए पे करे, उस पर सर्विस टैक्स 1,000 रुपए पे कर दिया। अब जब नया आइटम बनके तैयार हुआ तो वो आइटम 50,000 रुपए का बनके तैयार हुआ। अब अगर 10,000 एक इसका क्रेडिट जो 1,000 रुपए सर्विस टैक्स इसने पे किया था, अगर ये इसको वापस नहीं मिलेगा तो यहां 50 की जगह वो क्या लिखेगा 51,000। इस 50 में 10,000 रुपए तो उसने ऐड कर ही लिए होंगे जो ट्रांसपोर्टर को दिया, वो 1,000 और ऐड कर देता। सरकार ने कहा नहीं 1,000 रुपए ऐड मत करो आप। जब इसको आप बेचोगे 50 की चीज अब आपको बेचनी है, प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड है, इस पे लगाओगे एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10% 5,000। तो हम आपके 5,000 रुपए में से 1,000 रुपए वापस कर देंगे, आप केवल हमें पे करना 4,000। वो कहता है लेकिन सर पीछे तो मैंने सर्विस टैक्स पे किया था और अब हम एक्साइज ड्यूटी, बोले सर्विस टैक्स भी हमारे पास आना है, एक्साइज ड्यूटी भी हमारे पास आनी है, जब दोनों ड्यूटी हमारे पास आनी है तो हम डबल टैक्सेशन क्यों करें, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी में से सर्विस टैक्स का बेनिफिट देंगे और इसी तरीके से सर्विस टैक्स में से एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाएगा और इस तरीके से माइनस करते रहोगे तो कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं होगा।
अगर आप ये बोलो कि एक सर्विस टैक्स एक एक्साइज ड्यूटी है, तो आखिर सर्विस का पैसा ऐड तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो ही रहा है। तो अगर तुम 1,000 रुपए भी ऐड करके 51,000 कर दोगे और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाओगे, इसका मतलब सेल्स टैक्स वाले, सर्विस टैक्स वाले एलिमेंट पे एक्साइज ड्यूटी लग गई। कैस्केडिंग इफेक्ट तो आ गया ना। तो क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, तो इंटरचेंजेबली हम एक दूसरे से बेनिफिट क्लेम कर सकते थे। इसको कहा जाता था सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। यहां तक की कहानी वो हो गई जो जीएसटी आने से पहले की कहानी थी। जीएसटी आने से पहले इस तरीके से टैक्स लगता था। अगर वैट होता था तो इस तरीके से लगता था, सर्विस टैक्स भी वैट की फॉर्म में लगता था, एक्साइज ड्यूटी भी वैट की फॉर्म में लगती थी। इन दोनों को मिलाकर सैंड वैट कहा जाता था और सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते थे बेनिफिट क्लेम करने के लिए। इट वॉज द पोजिशन बिफोर द जीएसटी। तो सर जब यहां पे वैल्यू एडिशन है, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स माइनस ही नहीं हो रहा है सर। तो सर जब कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म ही हो गया, तो इस सिस्टम को चेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट थी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसको कहा जाता है नीड फॉर जीएसटी। आखिर जीएसटी की जरूरत पड़ी क्यों? अगर ये मैं आपको समझा पाया तो आप कहोगे सर मजा आ गया, क्या शानदार क्लास थी। तो सर बताओ जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, अब यहां से शुरू करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी? जीएसटी की जरूरत सरकार के लिए क्यों पड़ी? हम लोगों के लिए जीएसटी कैसे बेनिफिशियल है? अब चर्चा थोड़ी सी इस पॉइंट पे भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं इसलिए यहीं से शुरू कर देता हूं। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक 10,000 रुपए का आइटम मैन्युफैक्चर किया, अपना प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड है। अब जब बेचेगा तो लगाएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जब लगेगी तो हम उसको 10% मानते हैं, 1,000 रुपए। अब वो लिखेगा 11,000 रुपए। अब इसके ऊपर लगेगा वैट, अब सेल्स टैक्स लगेगा क्योंकि बिक भी रही है, और 10%, और वो लगेगा 1,100 रुपए। अभी आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। इससे चीज किसने खरीदी? डिस्ट्रीब्यूटर ने। अब ये यहां पे लिखेगा 11,000। इसे पता है मेरे 1,100 रुपए तो वापस मिल जाएंगे। लेकिन सर इसको 1,000 रुपए भी तो वापस मिल जाएंगे। नहीं, 1,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। ये टैक्स मैन्युफैक्चर ने पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये टैक्स इसको पे किया स्टेट गवर्नमेंट को। अब जब इसने 11,000 रुपए लिखे यहां पे, अपना प्रॉफिट ऐड किया, हम प्रॉफिट 5,000 मान लेते हैं, वैल्यू एडिशन 16,000। अब इसके आगे एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी नहीं। अगर एक्साइज ड्यूटी लग रही होती तो पीछे वाली एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाता, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी तो इसके ऊपर लग नहीं रही होगी। क्योंकि एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अब तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है इसकी। इसने केवल यहां पे वैट लगाया, 10%, 1,600 रुपए। अब अपनी राज्य सरकार के पास गया, सर देखो मैं 1,600 रुपए लेके आ गया, और जो मैं 11,000 रुपए पे वैट पे कर चुका हूं वो 1,100 वापस कर दो, मुझसे 500 रुपए ले लो, देखो 5,000 रुपए का। तो सर अगर ये इस 1,000 रुपए को भी ऐड नहीं करता, केवल 10,000 रुपए लिखता, फिर जो टैक्स लेके जाता उसमें से सरकार से वापस मांग लेता। अब यहां असली कहानी शुरू होती है, यहां लड़ाई शुरू होती है। अब ये वैट किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब 1,600 रुपए लेके ये सरकार के पास पहुंचा, तो सर देखो आगे वाला टैक्स ले आया, पीछे वाला टैक्स वापस कर दो। उसने कहा पीछे कितना पे किया था? उसने कहा एक तो सर मैंने 1,000 रुपए पे किया था, एक 1,100 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी 1,000 रुपए हमें कहां पे किया था? जिसको पे किया उससे वापस लो। तुमने तो हमें पे किया था केवल 1,100 रुपए, 11,000 रुपए, और अब तुम 16,000 रुपए ला रहे हो, तो 5,000 रुपए हमें और चाहिए, हम 11,000 वाला वापस कर देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट केवल 1,100 रुपए माइनस करेगी, वो 1,000 रुपए को माइनस नहीं करेगी। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, इसलिए एक्साइज ड्यूटी में से इनपुट सर्विस टैक्स का बेनिफिट मिल जाता था, या आउटपुट सर्विस टैक्स में से इनपुट एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर किसी चीज को बेच रहा है,
फैक्ट्री से बाहर निकलते समय, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की है। उसके ऊपर लगेगा आपके लिए वैल्यू एडिशन टैक्स। अब आगे वो मैन्युफैक्चर को तो बेच नहीं रहा है, अगर आगे मैन्युफैक्चर को बेच रहा होता तो वो एक्साइज ड्यूटी के इनपुट का बेनिफिट भी ले लेता, लेकिन अब आगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, वो तो ट्रेडर है, उसको तो एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, और एक्साइज ड्यूटी का उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, और एक्साइज ड्यूटी वो किसको पे करके आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे आ गया, इस 11,000 रुपए के अंदर, क्योंकि 1,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी के ऊपर क्या लग गया, वैट लग गया, वैल्यू एडिशन टैक्स लग गया। वैल्यू एडिशन टैक्स अपने आप में वैल्यू एडिशन टैक्स है, सैनवेट अपने आप में सैनवेट है, लेकिन एक ही आइटम पे अगर वेट भी लग रहा है, सैनवेट भी लग रहा है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, एक टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जो टैक्स पिछली स्टेज पे तुमने पे किया वो तुम हमसे वापस ले लेना अगली स्टेज पे, लेकिन आगे वाला टैक्स भी हमारे पास आ रहा हो। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जो तो हमें आगे वाला टैक्स लेके आए उसमें से पीछे वाला टैक्स हम तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है, जो पीछे तुमने टैक्स पे किया होगा वो हमें तुमने पे किया हो। इस केस में उसने दो इनपुट पे करे, एक तो एक्साइज ड्यूटी वाला एलिमेंट, एक सेल्स टैक्स वाला जिसको वैट कहा गया। वैट का बेनिफिट तो मिलेगा, तो वैट को तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो वो आगे कस्टमर को पास करेगा, गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। इस तरीके से जो वैट होगा अगले स्टेज पे वो एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी लग जाएगा, और कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया इसके। सर ये बात तो सोच ही नहीं रहे थे हम लोग जब आप ऊपर वाली चीज पढ़ा रहे थे, और यही चीज तो पढ़ानी है। मैं चाहता हूं जीएसटी सबकी समझ में आए, मैं दिल से चाहता हूं कि लोग समझें कि जीएसटी क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया कि सर आप जीएसटी के फेवर में हैं, जीएसटी के खिलाफ हैं। मैंने कहा मैं जीएसटी के फेवर में आज से नहीं हूं, बहुत टाइम पहले से जीएसटी के फेवर में हूं, लेकिन जिस जीएसटी जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया उसका जो कंप्लायंस था उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जीएसटी एक और भी सिंपल तरीके से प्रेजेंट हो सकता था, जीएसटी इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता था, इंप्लीमेंट हो सकता था कि आम आदमी उससे जुड़ पाता। इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि आदमी के हाथ पैर फूल गए कि हमें करेंगे किस तरीके से हम। अदरवाइज जीएसटी इज द नीड ऑफ द कंट्री। बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जीएसटी है और हमारे यहां भी होना चाहिए, क्योंकि डबल टैक्सेशन किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम फेडरल है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स आपको क्यों वापस कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आपको क्यों वापस कर दे, वापस मिलता ही नहीं था आपके लिए। तो अब यहां पे डबल टैक्सेशन हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, मल्टीपल टैक्सेशन हो गया। तो एक नंबर की डेफिशिएंसी तो ये रही। दूसरी डेफिशिएंसी क्या रही, दूसरी डेफिशिएंसी ये रही कि कुछ जगह कंफ्यूजन था, और वो ये कंफ्यूजन था दूसरी जगह कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते थे, 10,000 रुपए का बिल आया तो इस पे लगता था वैट। मैं रेट 10% लेकर चल रहा हूं केवल चीजों को इजी बनाने के लिए, और इस पे सर्विस टैक्स भी लगता था। सर्विस टैक्स हालांकि पूरे अमाउंट पे नहीं लगता था, 40% पे लगता था। सर्विस टैक्स का रेट चलो 15% मान लेते हैं, तो 10,000 का 40% 4,000, और 4,000 का 15% कितना हो गया, 600 रुपए सर्विस टैक्स भी लगता था। तो कम से कम 40% पे तो दोनों टैक्स लग गए, वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया। सर ऐसा क्यों क्यों लग गए दोनों टैक्स, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में आता था आपके लिए रेस्टोरेंट में खाना खाना, इसलिए वो वैट लगाते थे। और वो कहते थे रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो आपको गुड्स भी मिल रही हैं और सर्विसेज भी मिल रही हैं, हम 40% सर्विस एलिमेंट मानेंगे, इसलिए 40% पे हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। इस वजह से क्या हो रहा था, 40% पे आप वेट भी पे कर रहे थे और 40% पे आप सर्विस टैक्स भी पे कर रहे थे। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल थे, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी इसके अंदर था। अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता था, आप सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते थे, तो उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये गुड्स हैं इसलिए इस पे वैट लगेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी ये सर्विस पूरे अमाउंट पे। देखो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते थे, एक तो होते थे कैंड और एक होते थे कस्टमाइज।
कैंड तो वो होते हैं जो पैकेट में मिलते हैं, शोरूम में मिल जाते हैं रखे हुए। जैसे मैं अपने सिस्टम के लिए खरीदता हूं विंडोज 10, इसको बोलेंगे कैंड सॉफ्टवेयर। आप शोरूम में जाओ, आपके लिए मिल जाएंगे। जैसा टैली आप खरीदते हो, जैसे एमएस ऑफिस आप खरीदते हो दुकान के पैकेट पे। कस्टमाइज वो होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से या डेवलपर से आप अपने लिए डिजाइन करवाते हो। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे, इसलिए इस पर तो केवल वैट ही लगा करता था। लेकिन इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं था, तो इस पे वैट भी लगा करता था और पूरे पे सर्विस टैक्स भी लगा करता था। अब बताओ, एक ही आइटम पे आप वैट भी पे कर रहे हो और एक ही आइटम पे, इस वाले आइटम में आप एक ही अलग अलग टैक्स पे कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग के इवेंट पे आप पे कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी, और सेल के इवेंट पे आप पे कर रहे हो वैट। इवेंट ये तो एक ही का, या तो गुड्स खरीद रहे हो या सर्विस खरीद रहे हो। अब गुड्स मान रहे हो तो पूरे पे वैट लगाई जा रहा है, और सर्विस मान रहे हो तो पूरे पे सर्विस टैक्स। यहां पे भी कैस्केडिंग इफेक्ट है, लेकिन दो टैक्स लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट अलग है। एक सेल हो गया और एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। यहां पे तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि जो सेल हो रही है वो गुड्स की हो रही है या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और अपनी अपनी मर्जी से दोनों लोग टैक्स लगा रहे हैं। ये दूसरी बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। कुछ चीजों पे गुड्स टैक्स भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। क्या आपको मेरी बातें यहां तक जो मैंने पढ़ाई आपको समझ में आई? ये डेफिशिएंसी थी पुराने सिस्टम के अंदर, ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी। चलो, तुम बहुत दिल से पढ़ रहे हो तो मेरा भी दिल से पढ़ाने का मन कर रहा है। मैं एक बात आपको और बताता हूं, एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी और भी हुआ करती थी। सीएसटी के बारे में समझो, सीएसटी क्या होता था तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। दिल्ली के डीलर ने गुड्स यूपी के बायर के लिए सेल करी 10,000 रुपए से। सीएसटी का रेट हुआ करता था 2%, 200 रुपए लगता था सीएसटी। तो यहां कितने की पड़ी? 10,200 रुपए की पड़ी। 10,200 रुपए की पड़ी, तो अब 200 रुपए ये किसको पे किए जाएंगे? जो इस दिल्ली गवर्नमेंट ने चार्ज करे, सर ये पे किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सीएसटी आपने बताया था यूनियन लिस्ट में दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। लेविट की पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करके रखा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट से ये बोला हुआ है इसका कलेक्शन तुम कर सकते हो। सर ऐसा क्यों होता है? तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक्साइज ड्यूटी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास देखा जाए तो वैट सबसे बड़ा टैक्स है जो अपने लोकल सेल्स करते हो उस पर लगता है। अदरवाइज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मेजर पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की जाती है हमें इतना पैसा दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आप हमसे पैसे मांगते तो हो ही, एक टैक्स हम आपको परमानेंटली दे देते हैं, 200 रुपए तो आप हमेशा ही रख लो। ये मत क्या ना, पैसा पैसा आपने इंपोज किया, लेवी आपकी नहीं है। रेट चेंज करने का लॉ हमारे पास होगा, हम इस पर कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो वो इख्तियार हमारे पास है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में दे रखा है। तुम्हारे पास केवल कलेक्शन का राइट है, तुम अपने पास इसको कलेक्ट कर लो। ठीक है, अब आप मेरी बात समझोगे तो आप कहोगे सर समझ में आया जो आपने पढ़ाया। सपोज करते हैं यूपी, पहला दूसरा एग्जांपल समझो, आपको समझ में आएगा। दिल्ली, यहां भी दिल्ली लिखा, इस एग्जांपल को जान लगा के समझना। यूपी, 1,000 रुपए का आइटम खरीदा, ए बी सी। बी ने ए से खरीदा, जब बी ने ए से खरीदा तो ए ने चार्ज किया वेट, वैल्यू एडिड टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। हम 10% मान रहे हैं केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 100 रुपए हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी ने यहां पे लिखा 1,000 रुपए, उसको तो लगता था 100 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। अब जब उसने यूपी बेचा, उसने सीएसटी चार्ज किया एट द रेट ऑफ, इसने थोड़ा इसके अंदर प्रॉफिट भी लगा दिया। सपोज करते हैं प्रॉफिट मार्जिन 500 रुपए मान लेते हैं, इसने 1,500 का बेचा, लेकिन अब दूसरे स्टेट में बेच रहा है, अब तो सीएसटी लगेगा। ये 2% है, तो 1,500 रुपए का 2% कितना हो जाएगा? 30 रुपए। सही है, सही है। इसको कितने की पड़ गई? 1,500 रुपए, और 30 रुपए ये पे करके आया सीएसटी।
अब बी पहुंचा दिल्ली गवर्नमेंट के पास, बोला सर देखो मैं आगे वाला टैक्स ले आया, मुझे पीछे वाला वापस करो। लेकिन सर आगे वाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा ना 30 रुपए, मैंने अभी क्या बताया, लेविड सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये 30 रुपए किसके पास जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो पीछे पे किए गए वो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये किसके पास, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वो क्या बोलेगा, सर मैं आगे वाला टैक्स ले आया, पीछे वाला मुझे वापस करो, और इसको 100 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट के पास गए थे। डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगर इसको 100 रुपए पीछे वाले नहीं मिल रहे होते, तो जो उसने यहां पे 1000 रुपए लिखा है, ये 1000 रुपए लिख के कितना लिखता, 1100 रुपए लिखता। लेकिन इसको पता था सीएसटी भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जाना स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और आगे वाला टैक्स लेके जाओगे, पीछे वाला वापस मिलेगा। सर ये तो गलत, आगे कम रेट से और पीछे ज्यादा रेट से तो क्या फर्क पड़ता है, रूल तो याद करो ना। अब जो आगे वाला लगा वो 1500 रुपए पे लगा, और 1000 रुपए पे टैक्स तुम सरकार को पे कर चुके हो। जब तुम 1500 रुपए पे टैक्स लेके आ रहे हो, सरकार तुम्हें 1000 वाला टैक्स माइन वापस करेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है पीछे 1000 रुपए पे तुमने किस रेट से पे किया था, और तुम्हारा नेगेटिव हो गया 70 रुपए। या तो आगे एडजस्ट कर लेना, या फिर सरकार इसको आपको रिफंड कर देगी। यस सर रिफंड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तुम रेट क्यों देख रहे हो, 1000 रुपए पे टैक्स पे कर दिया, 1500 रुपए पे लेके पहुंचे, 1000 रुपए पे अपनी जेब से मैं पे कर चुका हूं, तो मुझे वापस करो 1000 रुपए पे टैक्स। सरकार करेगी, करना पड़ेगा। ये इसलिए डबल टैक्सेशन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि सीएसटी सरकार ने कह दिया कोई बात नहीं, भले ही हमारा है रख तुम लो, लेकिन अभी डबल टैक्सेशन करूंगा इसके अंदर भी भाई। अब मैंने कहा यहां पे यूपी, यहां पे दिल्ली, और यहां पे दिल्ली। अब यूपी के डीलर से दिल्ली के बायर ने गुड्स खरीदी 1000 रुपए की, इसने लगाया सीएसटी एट द रेट ऑफ 2%, और 20 रुपए लगा लिया इसने। अब 20 रुपए किसको पे कर दिया, यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की सरकार को पे कर दिया, आदित्यनाथ जी की सरकार गवर्नमेंट को। अब इसने कहा मैं आगे बेचूंगा, इसको लगा वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, इसने केवल यहां पे 1020 नहीं लिखा, इसने केवल 1000 रुपए लिखा। 1000 रुपए लिखने के बाद मैंने पूछा भाई प्रॉफिट, बोला यार 50% प्रॉफिट चार्ज करता हूं, 500 रुपए, 1500 रुपए हो गया। अब ये आगे दिल्ली में ही बेच रहा है, अब इसने लगाया वैट, और एट द रेट ऑफ 10%, 150 रुपए वैट। इसने कहा मुझे तो 1500, ये कंज्यूमर मान लो, इतने की चीज पड़ गई। अब ये किसके पास जाएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये जो ए, ये बी, ये सी, बी गफलत में सरकार के पास गया 150 रुपए लेके, बोला सर 1500 रुपए पर टैक्स लाया हूं, और याद है मैंने 1000 रुपए पे पे किया था, लाओ वापस करो। सरकार ने कहा, अपने सेक्रेटरी से बोला केजरीवाल ने, आज चेक करो 1000 रुपए पे टैक्स कहां से आया। अब सेक्रेटरी फाइल देखे पड़ा है, 1 घंटे बाद आके बोलता है सर जी 1000 रुपए पे तो कोई टैक्स नहीं आया। बी बोलता है कैसे नहीं आया, मैंने यूपी से खरीदा और मैं देके आ रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कमाल करते हो भाई, पे करके आ रहे हो योगी जी के और वापस मुझसे मांग रहे हो, हमारा तो 36 का आंकड़ा रहता है। तो केजरीवाल ने कहा नहीं, हम तुम्हें 20 रुपए वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो सीएसटी चला गया वो दूसरी सरकार के पास चला गया। पहले वाले एग्जाम्पल में तो मैं कह रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, वेट स्टेट के पास। अब स्टेट में लड़ाई करवा दी मैंने, सीएसटी गया स्टेट गवर्नमेंट के पास यूपी की, और वेट किसके पास गया, दिल्ली गवर्नमेंट। तो अब ये बोलेगा यार मुझे तो 20 रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए मैंने अपनी जेब से पे करे। तो अब ये क्या करेगा, यहां पे अपने गुड्स की कॉस्ट 1020 रुपए मानेगा, 1020 मानेगा, इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वैट लगाएगा। तो अब वैट सीएसटी के ऊपर लग जाएगा, हो गया डबल टैक्सेशन। समझ में आया, ये है जीएसटी की रिक्वायरमेंट। क्या जीएसटी इन इल्स को, इन डेफिशिएंसी को, इस बीमारी को, इस कमी को दूर करेगी? वो भी जब मैं कमी बता रहा हूं तो मैं दूर करने का तरीका भी समझाऊंगा, जीएसटी कैसे दूर करती है, लेकिन पहले कमी तो समझो। डॉक्टर आपको दवाई देगा तो पहले ये तो समझेगा भाई बीमारी क्या है, पहले डायग्नोस तो हो जाए। मैं जीएसटी सीधे पढ़ाना शुरू कर दूं तुम्हें कहोगे सर जीएसटी समझ में आ रहा है, लेकिन जीएसटी लाया क्यों गया, पहले ये तो बताऊं पूरे पुराने सिस्टम में कमी क्या थी। इस वाले सिस्टम को हटा के वैट लाया गया, एप्रिशिएबल।
लेकिन स्टेट वेट अलग चलता है और सेंट्रल का वेट अलग चलता है। इस वजह से आपस में एक दूसरे को बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर स्टेट की बात भी करें, एक दूसरी स्टेट के पास जा रहा है, एक दूसरी स्टेट के पास, उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। इसका एग्जांपल मैंने अभी भी आपको यहां पे समझाया। तो अब जब ये 1020 लिख लेगा और इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, ये कहेगा 50%, तो 510 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। अब 1530 रुपए की मैं चीज को बेचूंगा। अब इस पे जब वैट लगाएगा एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना लगाएगा? 153 रुपए। इस 20 रुपए पे भी वैट लग गया, सीएसटी के ऊपर वैट लग गया। ऊपर वाले केस में दोनों टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास गए, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में पीछे वाला टैक्स यूपी गवर्नमेंट के पास गया, आगे वाला दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया। बेनिफिट आपको मिलेगा ही। ये तीन सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी कमी जीएसटी के पहले जो सिस्टम था उसमें। ये थर्ड देखो, पहली कमी क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता था। दूसरी कमी क्या थी? कुछ चीजों पे वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, क्योंकि ये कंफ्यूजन था, इसको गुड्स की डेफिनेशन में रखा जाए, इसको सर्विस की डेफिनेशन में रखा जाए। तीसरा, स्टेट स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर एक स्टेट जो इनपुट टैक्स था, पीछे वाला टैक्स किसी दूसरी गवर्नमेंट को गया और आगे वाला किसी दूसरी राज्य सरकार को गया, तो इनपुट का बेनिफिट नहीं मिला करता था। और इस वजह से तीनों केस में कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है। एक ही लेवल पर चल रहा है,